हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी के लिए मैं आज जो वीडियो लेकर आई हूँ वो एसएससी सीजीएल का जिनका पेपर लगा हुआ है उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो यानी ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और उससे संबंधित जो नोट्स हैं वो भी आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा भी मनोबल बढ़ाएं। और आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज जो टॉपिक है वो है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से संबंधित जो क्वेश्चंस एसएससी के एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एमटीएस में पूछे गए हों, स्टेनोग्राफर में, ग्रुप सी, ग्रुप डी या फिर एसएससी सीजीएल के टियर 1 या टियर 2 वाले एग्ज़ाम में। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्मक पद्धति का क्या लाभ है, आपको ये बताना है। और पहला जो ऑप्शन है वो क्या कहता है, ये कहता है कि अधिक अनुकूलनशीलता। दूसरा ऑप्शन है दृढ़ राज्य। तीसरा ऑप्शन है जनता द्वारा अधिक सहभागिता। और लास्ट है सत्तावाद की कम संभावनाएं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दृढ़ राज्य, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र हमेशा सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस देश का संविधान अलिखित है, यानी अलिखित संविधान किस देश का है, आपको ये बताना है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा है यूके, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है भारत। तो सही उत्तर क्या होगा आप सबको बताना है। और आप सब कोशिश करिएगा कि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर एक बार आप कहीं रफ़ कॉपी पर लिख के देखें कि आपके कितने आंसर सही होते हैं। इससे और ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस इम्प्रूव होगी और आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितना कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। तो आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन के ऑप्शन हमने बता दिए हैं और राइट आंसर क्या होगा। अलिखित संविधान कहाँ का है, तो आप सभी जानते हैं यूके यानी ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित है। और यहाँ पर जो संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। और यूएसए की बात करें, पाकिस्तान की बात करें और भारत के संविधान की बात करें, तो ये तीनों ही संविधान लिखित रूप में है, यानी यहाँ लिखित रूप में संविधान पाया जाता है। लेकिन जो एक बच जाता है यूके में क्या है, तो अलिखित संविधान है, यानी मौखिक संविधान है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन है जिस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था, तो उसमें कितने सदस्य थे, आपको सदस्य कौन कौन से थे ये आपको बताना है। तो पहला जो ऑप्शन है राजनीतिक दलों द्वारा नामित। दूसरा ऑप्शन कहता है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। तीसरा ऑप्शन कहता है लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। और चौथा ऑप्शन कहता है गवर्नर जनरल द्वारा निर्वाचित। तो क्वेश्चन का नंबर नहीं पड़ा, बट यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा, तो आप सब गेस करिए। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विभिन्न प्रांतों की जो विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं, आपका ये वाला ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था, उसमें जो सदस्य थे वो भी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा लिए गए थे, निर्वाचित किए गए थे। और बात करें कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान को यहाँ पर निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जो कि जुलाई 1949 में किया गया। और जिसके सदस्य कितने थे, तो 389 सदस्य इसमें थे। और बात करें जिसमें से जो 292 सदस्य थे वो कहाँ के थे, तो वो ब्रिटिश प्रांत की विधानसभाओं से निर्वाचित थे। और 4 सदस्य इनमें जो थे वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि तथा 93 जो सदस्य देसी रियासत के प्रतिनिधि थे। तो इनमें से हमने देखा कि कितने कितने सदस्य कहाँ से थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत की अंतःकालीन सदस्य में कितने सदस्य थे, तो पहला ऑप्शन कहता है 296, दूसरा ऑप्शन है 313, तीसरा है 318 और चौथा ऑप्शन है 316। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा 296। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो पहला ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए 1922 में, 1923 में, 1921 में या फिर 1920 में। तो कब किया गया था प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन? तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1921 में। और 1921 में भारत सरकार अधिनियमन 1919 के तहत 1919 में जो था भारत सरकार अधिनियमन, उसके तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का यहाँ पर क्या किया गया था? तो गठन किया गया था, जो कि 1900 और किस वर्ष किया गया था? तो 1921 में किया गया था। अधिनियम कब आया था? 1919 में आया था। तो इस बात को आप ध्यान रखें। और आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वेबल प्लान पहला ऑप्शन, दूसरा है क्रिप्स मिशन, तीसरा ऑगस्ट ऑफर और चौथा है कैबिनेट मिशन। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन की योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत 1946 में ये किया गया था। और संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने सुझाव नामक पद का जो है सुझाव यहाँ पर दिया गया? तो 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम या फिर 1935 का अधिनियम या 1947 का अधिनियम। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप सब यहाँ पर गेस करिए कि ये जो 4 अधिनियम दिए गए हैं इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1919 का अधिनियम। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इस अधिनियम की बात भी की थी। तो यहाँ भी 1919 के अधिनियम के तहत ही नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक जो पद है इसको बनाने का सुझाव दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत ही फेमस प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष बताना है आपको। 4 ऑप्शंस हैं। पहला है अंबेडकर साहब, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है BN राव और चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर सही उत्तर होगा। आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। अगर हम बात करें भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 9 दिसंबर 1946 को इनको संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप में यहाँ पर अध्यक्ष चुना गया था। और अगर आपसे अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो आपको क्या बताना है? सच्चिदानंद सिन्हा। और इनको बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो ये 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ये कौन थे? तो ये स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा तब आपको बताना है सच्चिदानंद सिन्हा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है M जिन्ना और चौथा लाल बहादुर शास्त्री। तो इस प्रश्न पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका उत्तर आप सभी जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो ये 4 चीज़ें दी रखी हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो इनमें से कौन सा कोड सही होगा? ऑप्शन आपका है 1 और 2, 2 और 4, 1 और 3 और 1, 2, 3, 4, यानी चारों सही। तो इनमें से कौन सा जो उत्तर है वो सही होगा? तो यहाँ पर चारों ही चीज़ें सही हैं, यानी ये चारों चीज़ें यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रवाद
यहाँ पर हो जाएगा स्वतंत्रवाद, वाल नहीं होगा बल्कि यहाँ पर हो जाएगा स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है? पहला ऑप्शन है स्वतः उदारीकरण का, दूसरा है प्रवृत्ति तथा बर्ताव का, तीसरा है सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का, चौथा है धार्मिक रूढ़िवादिता का। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर हो जाएगा यानी लिबरलिज्म, स्वतंत्रवाद या फिर उदारवाद कह सकते हैं इसको, तो इसके लिए इसका द्योतक क्या है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की जो स्वतंत्रता है वो ही यहाँ पर इसका द्योतक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? पहला ऑप्शन है प्रस्तावना में, दूसरा है भाग 3 में, तीसरा है भाग 4 में और चौथा ऑप्शन है भाग 1 में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा प्रस्तावना में, यानी प्रियम्बल में ये चीज़ें हम देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की यहाँ पर झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है और प्रस्तावना के माध्यम से ही हम क्या करते हैं तो भारतीय संविधान का सार, उनकी अपेक्षाएं, उद्देश्य और उनका लक्ष्य तथा उनके दर्शन को भी प्रकट यहाँ से करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है तो अगला प्रश्न कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को किस रूप में घोषित किया गया है प्रियम्बल में? तो आइए ऑप्शंस की ओर चलेंगे और ऑप्शन कहता है पहला एक प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, दूसरा ऑप्शन कहता है एक समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य, तीसरा है एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या फिर एक गणराज्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला, यानी कि एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो संविधान की प्रस्तावना में ये आपका यहाँ पर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? पहला ऑप्शन है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, दूसरा है समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, थर्ड ऑप्शन है लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य और चौथा है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन क्या है तो अगला क्वेश्चन कहता है संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता, दूसरा है समता, तीसरा है समाजवादी और चौथा ऑप्शन है न्याय। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा समाजवादी। तो इस चीज़ को यहाँ पर हम नोट करेंगे। और अगला क्वेश्चन है लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता आप किसे कहेंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन की ओर चलेंगे। ऑप्शन है जनता का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व या फिर राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ है एक ऐसी शासन पद्धति से जो जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से यहाँ पर शासन करती है। ऐसी शासन व्यवस्था में जब जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने और उनके समय समय पर परिवर्तित करने का जो अधिकार है वो उनको प्राप्त होता है। इस शासन प्रणाली का जो विकास है वो सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधार पर हुआ है। तो ये इतनी जानकारी इससे रिलेटेड थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत पूर्ण संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930, 26 नवंबर 1949।
कौन सा राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी जानते हैं 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर ये गणराज्य बना था। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? ऑप्शन है 3 बार, 2 बार, 1 बार संशोधन नहीं किया गया। तो आप सब बताइए, संशोधन हुआ था या नहीं हुआ था? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो संविधान के संशोधन की यदि बात करें तो अब तक 1 बार केवल संशोधन हुआ है और यहाँ पर आंसर जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि 1 बार जो संशोधन हुआ वो कब हुआ। तो संविधान की जो उद्देशिका है यानी प्रस्तावना है तो उसमें संशोधन केवल 1 बार हुआ। वो भी कब हुआ? तो 42 अमेंडमेंट यानी कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, 1976 में हुआ था। और कितने नंबर का हुआ था? तो ये 42वां संविधान संशोधन था जिसमें ये 1 बार इसको संशोधित किया गया। और इसमें क्या जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ा गया था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 वर्ड यहाँ पर जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। और आइए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? पहला है सर्वसत्ताधारी, दूसरा है समाजवादी, तीसरा है धर्मनिरपेक्ष और चौथा है संघीय। तो यहाँ पर ये जो संघीय वर्ड है इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है हमारे संविधान की प्रस्तावना में? आपको ये बताना है। ऑप्शन है न्याय का, दूसरा है भ्रातृत्व का, तीसरा ऑप्शन है प्रतिष्ठा की समानता और चौथा है वयस्क मताधिकार। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यहाँ पर हमारा जो प्रस्तावना है उसमें वयस्क के जो मताधिकार हैं उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर नहीं किया गया है। अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है, संविधान के निर्माता के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। तो कहाँ पर प्रतिबिंबित होते हैं? पहला जो ऑप्शन है वो है मूल अधिकार में, दूसरा ऑप्शन कहता है राजनीति के निदेशक सिद्धांतों में, तीसरा ऑप्शन कहता है उद्देशिका में और चौथा ऑप्शन कहता है मूल कर्तव्यों में। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी उद्देशिका में ऐसा बताया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का जो प्रयोग है, जो फेडरेशन शब्द का प्रयोग है वो कहाँ किया गया है? ऑप्शन की ओर चलेंगे। पहला है प्रस्तावना में, दूसरा ऑप्शन है भाग 3 में, तीसरा है अनुच्छेद 368 में और संविधान में कहीं नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि संविधान में कहीं नहीं, ऐसा कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? परिसंघ कल्प के रूप में, पहला ऑप्शन, दूसरा कहता है एकात्मक, तीसरा है राज्यों का संघ और चौथा है परिसंघ। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी राज्यों का संघ है। भारत क्या है? तो एक राज्यों का संघ है। और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है क्या है? राज्यों का संघ है, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या फिर संघीय राज्य संविधान के। तो यहाँ पर संविधान के नहीं होगा, यहाँ पर संघीय राज्य। तो ये 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शंस में से जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में भी इसको पढ़ा, राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, प्रबल एकात्मक आधार, राज्यों का संघ या महासंघ। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
और अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? और ऑप्शन पहला कहता है सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, दूसरा कहता है सरकार का संघीय स्वरूप, तीसरा ऑप्शन है सरकार का समाजवादी स्वरूप और चौथा ऑप्शन है सरकार का एकात्मक स्वरूप। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि संघीय स्वरूप। अगर संघीय स्वरूप की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है भारत में संघ राज्य क्षेत्र की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है 5, नेक्स्ट है 7, थर्ड है 9 और फोर्थ है 6। तो यहाँ सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 यानी कि 7 संघ राज्य क्षेत्र हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहले देखेंगे 28, 27, 29, 29। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 28। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है लक्का। यहाँ पर लक्का होगा। लक्का द्वीप में निकोय और अमीन देवी द्वीप नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष संसदीय अधिनियम द्वारा यहाँ पर किया गया? ऑप्शंस हैं आपके 1973, 1971, 1970 या फिर 1972। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा 1973 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और अब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, जम्मू कश्मीर और दिल्ली। तो आप सभी जानते हैं J&K क्या है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है तो यहाँ पर तब ये सही आंसर था। लेकिन अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से क्या हुआ? तो 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, 9 यानी 9, और 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, या फिर 15 राज्य और। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और राज्यों का जब पुनर्गठन हुआ 1956 में तो 14 राज्य, जैसे क्रम से अगर मैं बता दूं तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू और कश्मीर। और 6 संघ की बात करें तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्का द्वीप। तो इतने थे ये। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायतें करने का अधिकार। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवन का अधिकार। तो ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए? 1952 में, 1976 में, 1979 में या 1981 में? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इस प्रश्न को सभी जानते होंगे। उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। भारतीय संविधान अपनाया कब गया? तो इसको एक बार देख लेते हैं, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1946, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। तो यहाँ सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 26 जनवरी 1949 को इस भारतीय संविधान अपना लिया गया था। लेकिन लागू कब हुआ था? तो ये 50 में लागू हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और डेट क्या थी? तो 26 जनवरी, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और अगला क्वेश्चन है हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? ऑप्शन है भारत ने इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली, इस दिन संविधान अंगीकार किया गया, इस दिन गणतंत्र बना भारत,
या फिर इस दिन संविधान में पहला संशोधन पारित किया गया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसलिए क्योंकि इस दिन हम संविधान को अंगीकार यहाँ पर किया गया था। और अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। अब अगला प्रश्न है, संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था, कब हुआ था प्रारूपण संविधान का? तो इसके लिए ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949 या 30 नवंबर 1949। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 26 जनवरी 1950। जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप या फिर फेसबुक ग्रुप, जहां भी आप एक्टिव रहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, तो इन सभी में अगर शेयर कर दें तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा मेरे लिए। और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 48 और 26 नवंबर 49। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, तो आप सभी जानते हैं समग्र रूप से कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके पहले का जो आंसर था वो शायद मैंने गलत बता दिया था। इसके पहले का जो प्रारूपण अगर बात करें संविधान के प्रारूपण की, तो ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था। आप सब इसको ठीक कर लें। और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? ऑप्शंस हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, BN राव, KM मुंशी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा BN राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव साहब थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू पहला ऑप्शन, दूसरा BN राजेंद्र प्रसाद, तीसरा BN राव और चौथा है अम्बेडकर। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा BN राव, ऑप्शन नंबर C यहाँ पर भी सही उत्तर हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है, क्या गंभीर दोष है? पृथकता का खतरा होता है, सत्तावादी शासन, या फिर स्थानीय हितों की उपेक्षा होती है, या कुशल प्रशासन। तो यहाँ सही उत्तर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी पृथकता का खतरा यहाँ पर रहता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किस में द्विसदनात्मक पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली, संघीय प्रणाली या फिर एकात्मक प्रणाली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संघीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि संघीय प्रणाली में केंद्रीय विधायिका 2 सदन वाली होती है और यही निम्न सदन में जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि उच्च सदन की अगर बात करें तो यहाँ प्रांतों का प्रतिनिधित्व होता है। और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अब अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण का किसका महत्वपूर्ण विशेषता है? लोकतांत्रिक राज्य का, सर्वसत्तात्मक राज्य का, समाजवादी राज्य या साम्यवादी राज्य। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी समाजवादी राज्य यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है, यानी छोटा संविधान कहा जाता है? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 24वां संविधान संशोधन 1971, 42वां संविधान संशोधन 1976 और 44वां संविधान संशोधन 1978। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा मिनी संविधान आप किसको बोलेंगे? तो यहाँ पर जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई, कौन से देश से? इंग्लैंड, USA, कनाडा या फ्रांस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में क्या है? तो एकल नागरिकता है, वहीं के संविधान से इसको अपनाया गया है। दोहरी नागरिकता, अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किसकी विशेषता है दोहरी नागरिकता? एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार, संसदीय सरकार या राष्ट्रपति सरकार? तो यहाँ पर दोहरी जो नागरिकता है वो संघीय सरकार की होगी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे और अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 कहता है 2, ऑप्शन 2 कहता है 3, ऑप्शन 3 कहता है 4, ऑप्शन 4 कहता है 5। तो यहाँ सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारतीय संघवाद निकट है, किसके निकट है? ऑप्शन नंबर 1 नाइजीरिया के, ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन नंबर 3 कहता है कनाडा के और ऑप्शन नंबर 4 कहता है यूएसए के। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कनाडा के। और भारतीय संविधान सभा ने अमेरिका या फिर स्विट्ज़रलैंड की जो संघीय प्रणाली है इसको ना अपनाकर कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया है। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संघवाद कनाडा के निकट है। और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो ये जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही इसको पढ़ा है, तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारतीय महासंघ की योजना किसकी संविधान से ली थी? तो पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है कनाडा, तीसरा है आयरलैंड और चौथा है यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनाडा। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं और एसएससी के एग्ज़ाम में ही आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कई बार रिपीटेड एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, आप सब बिल्कुल लगातार बने रहिए। और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विधि का शासन की जो संकल्पना है कहाँ की संवैधानिक प्रणाली का एक विशिष्टता है? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है ब्रिटेन की, दूसरा है यूएसए की, तीसरा है फ्रांस की और चौथा है स्विट्ज़रलैंड की। तो यहाँ जो सही उत्तर है विधि के शासन की जो संकल्पना वो ब्रिटेन से ली गई है यानी यूके से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का जो निर्माता है वो किसे माना गया? महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर BN राव? तो सही उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, BR अम्बेडकर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? पहला ऑप्शन है BR अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है कृष्णा स्वामी, तीसरा ऑप्शन है गोपालाचारी अयंकर और चौथा है राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पर ये जो उत्तर है वो एग्ज़ाम ने आंसर की में 2 उत्तर दिए थे, इसलिए यहाँ पर आइए आपको हम नोट्स बताते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति की अगर बात करें तो गोपालाचारी अयंकर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो अब चलते हैं ऑप्शंस की ओर। संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा। संप्रभुता, भूभागीय अखंडता और शासन की संसदीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और संघीय प्रणाली। चौथा है संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। तो ये 4 ऑप्शंस थे और इन चारों ऑप्शंस में से जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की जो संसदीय प्रणाली है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की जो धारणा है किस देश की संविधान से ली गई है? इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में से जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा यानी यूएसए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है?
तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं विश्व में सबसे बड़ा संविधान हमारा ही है, अपने भारत का। तो यहाँ पर भारत ऑप्शन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि का निर्माण कर सकती है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा है केरल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए वो हो जाएगा J&K। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्थानीय सरकारी आधार है। स्थानीय सरकारें हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। स्थानीय सरकारें आधार हैं किसका? अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद का, या फिर लोकतंत्र का, या आरक्षण का। इन 4 ऑप्शंस में से जो सही उत्तर हो जाएगा वो है लोकतंत्र का। अगर स्थानीय सरकारों की बात करें तो इनका आधार क्या है? लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र ही जीवंत बनाने के लिए लोगों की सहभागिता यहाँ पर आवश्यक होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांव के लोगों का अधिकार उनको सौंप देना चाहिए और उन्हें काम करने देना चाहिए, ताकि वे हज़ारों गलतियां करें और इससे उनके अंदर का जो डर है वो बाहर निकल जाएगा, डरने की आवश्यकता उनको नहीं होगी। तो ये चीज़ें थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? पहला ऑप्शन है दलीय पार्टी प्रणाली, दूसरा है संसदीय प्रणाली, तीसरा है जाति व्यवस्था और चौथा है आर्थिक प्रणाली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जो जातीय प्रणाली है ये क्या है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। स्वतंत्र भारत के अगर संबंध में यहाँ पर परिकल्पना करें तो लोकतांत्रिक शासन की जो व्यवस्था है इसकी स्थापना के बाद जो जाति व्यवस्था का प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर सोच रख के इसको किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला आज का अंतिम क्वेश्चन है इस सीरीज़ का। तो ये क्वेश्चन कहता है लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का आरक्षण और या फिर ये सभी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी यहाँ पर तीनों ही ऑप्शंस क्या है? राइट आंसर है। तो आपको आज का ये प्रैक्टिस सेशन जो कि SSC एग्ज़ाम्स जो बच्चे दे रहे हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सुझाव को भी हम ज़रूर अपने वीडियोज़ में उनको प्रयोग करके सुधारने की अगर आवश्यकता होगी तो उसको सुधार भी किया जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी आप सब कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए, वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, GK GS के लिए और बाकी जो CTET का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो DLED का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए इस चैनल पर वीडियोज़ अवेलेबल हैं और बनाई भी जाती हैं। तो आप सब ज़रूर जुड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार। जय हिंद।